नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल में। आज हम आपके सामने एक और डरावना मामला लेकर आए हैं। आज की कहानी पीयूष नामक एक धनाढ्य के बेटे और उसकी पत्नी ज्योति की है। ये दोनों कानपुर, उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर लोगों में से थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच मानिए, अगर आप पूरी कहानी से हैरान होना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक रुकें। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। 27 जुलाई 2013 को दोपहर 2 बजे पीयूष नाम का एक युवक पुलिस थाने में बैठा था। पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? डरा हुआ पीयूष ने 3 घंटे पहले की घटना सुनानी शुरू की। पीयूष ने कहा कि सुबह करीब 10:30 पर उनकी पत्नी ज्योति ने उनसे कहा, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मेरा मन कर रहा है। पीयूष ने हामी भर दी और वे एक बड़े होटल में खाना खाने का फैसला करते हैं। फिर लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। इसलिए वे पहले एक शानदार होटल में गए और वहां 1.5 घंटे रुके। 12:01 पर दोनों कार में बैठे और आगे बढ़ गए। ज्योति बहुत खुश थी, मस्ती कर रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कार जब थोड़ा आगे बढ़ी तो 4 मोटरसाइकिल सवार उनकी कार के सामने आ गए। उन्हें देखते ही पीयूष ने अपनी कार रोक दी। चारों लोग बाइक से उतरे और कार को चारों तरफ से घेर लिया। पीयूष को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने जबरदस्ती कार की खिड़की खोली और पीयूष को बाहर खींच लिया। फिर उसे घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने ज्योति के साथ भी मारपीट की। फिर पीयूष को धक्का देकर कार से दूर फेंक दिया और ज्योति को कार में ले गए। पीयूष समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन करके सारी बात बताई। पीयूष को शक हुआ कि यह अपहरण हो सकता है और वे फिरौती मांग सकते हैं। वह एक बहुत अमीर परिवार से था और ज्योति भी धनी खानदान से थी। इसके बाद पीयूष ने लिफ्ट लेने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार ने उसे लिफ्ट दी। पीयूष उस मोटरसाइकिल सवार के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को सब बताया। पीयूष की बात सुनकर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि पीयूष एक रसूखदार परिवार का बेटा था और उसके पिता के बड़े संपर्क थे। इसलिए पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू की। पीयूष ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और फिर घर लौट गया। घर में सभी लोग परेशान और हैरान थे। उनकी शादी को अब भी सिर्फ 2 साल हुए थे। दिन दहाड़े 4 अज्ञात लोगों ने उनकी बहू का अपहरण कर लिया था। इस बीच पुलिस ने आसपास के सभी थानों में खबर फैला दी। कुछ अज्ञात लोग एक लड़की को अगवा करके भाग गए थे। पुलिस ने गाड़ी का नंबर भी हर जगह बांट दिया। फिर पुलिस पीयूष के घर पहुंची और जानकारी ली। पीयूष ने बताया कि वह घर से कब निकला, किस होटल में खाना खाया और अपहरणकर्ता किस रास्ते से गए। घटना को अभी 1.5 से 2 घंटे ही हुए थे। तभी कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि वह गाड़ी मिल गई है। गाड़ी शहर के एक सुनसान इलाके में थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी खोली। उसमें ज्योति की लाश मिली। अपहरण करने वालों ने ज्योति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। शुरू में यह एक अरबपति की बहू के गायब होने का मामला था, लेकिन अब यह हत्या का केस बन गया था। पुलिस ने पीयूष के परिवार को बताया कि उनकी बहू की हत्या हो गई है। इस खबर से घर में मातम छा गया। लड़की इस घर में सिर्फ 2 साल रही थी। इस खबर ने सबको सदमे में डाल दिया और आंसू बहने लगे। पीयूष को शव की पहचान के लिए अस्पताल बुलाया गया। वहां उसका पोस्टमार्टम होना था। पुलिस भी हैरान थी कि अपहरणकर्ताओं ने ज्योति की हत्या क्यों की। वह एक धनवान परिवार की बहू थी। बिना फिरौती मांगे उसे मार डाला गया था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? ज्योति के शव की पहचान के लिए पीयूष और परिवार वाले अस्पताल आए। उन्होंने शव को देखा और वह वाकई ज्योति थी। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी को कुछ अजीब लगा। उसे याद आया कि पीयूष जब थाने आया था तो उसने एक रंग की टी शर्ट पहनी थी। जब पुलिस उसके घर गई तो वह वही टी शर्ट पहने था, लेकिन अस्पताल में उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह सोच रहा था कि पीयूष के पास कपड़े बदलने का वक्त था। ऐसी स्थिति में लोग आमतौर पर होश खो देते हैं।
जब उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो उसे उसी कपड़े में अस्पताल आना चाहिए था, लेकिन उसने कपड़े बदल लिए थे। ये बात पुलिस अधिकारी को अजीब लगी। उसने अपने सीनियर को यह बात बताई। वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह हैरान करने वाला लगा। जिसकी पत्नी की हत्या हुई हो, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी। ऐसे में कपड़े बदलने का समय मिलना संदिग्ध था। इससे पुलिस का शक पीयूष पर गया। हालांकि पीयूष की हालत खराब थी, वह अस्पताल में रो रहा था, लेकिन पुलिस अब उसे संदेह की नजर से देख रही थी। सिर्फ टी शर्ट की वजह से वे उसे पकड़ नहीं सके, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस का नजरिया अब बदल गया था। पहले उन्हें पीयूष से सहानुभूति थी, लेकिन अब संदेह ने उनकी सोच बदल दी थी। पुलिस का शक अब पीयूष पर केंद्रित था। फिर ज्योति का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर पर 17 गहरे घाव थे। उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया गया था। पुलिस सोच रही थी कि क्या उन लोगों ने ज्योति को मारा, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि फिरौती क्यों नहीं मांगी गई। उन्होंने सीधे उसकी हत्या क्यों कर दी। पुलिस यह भी सोच रही थी कि क्या ज्योति की कोई दुश्मनी थी। जांच में पता चला कि वह शादी के बाद 2 साल पहले शहर में आई थी। जब भी ज्योति बाहर जाती, पीयूष या कोई परिवार का सदस्य साथ होता था, इसलिए व्यक्तिगत दुश्मनी की संभावना नहीं थी। वह ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी। फिर पुलिस ने होटल की बातों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में पीयूष और ज्योति होटल में आए और खाना खाने बैठे। वे 1.5 घंटे तक वहां रुके। पुलिस को कुछ अजीब लगा। दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। वे घर से मौज मस्ती के लिए निकले थे। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। पीयूष ज्यादातर फोन पर बात कर रहा था। ज्योति से उसने बिल्कुल बात नहीं की। ये पुलिस को अटपटा लगा। वे खाना खाकर चले गए। पुलिस उस जगह पहुंची जहां 4 लोगों ने पीयूष के साथ मारपीट की थी और ज्योति को ले गए थे। वहां काफी ट्रैफिक था। लोग आते जाते थे। घटनास्थल पर कोई गवाह नहीं मिला, सिर्फ पीयूष था। पुलिस ने एक बात और नोट की। पीयूष ने कहा कि चारों ने उसकी पिटाई की और उसे गाड़ी से फेंक दिया, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके कपड़े भी कहीं से फटे नहीं थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने उसकी पिटाई की हो। अब पुलिस का सारा ध्यान पीयूष पर केंद्रित हो गया। हालांकि उनके पास अब भी कोई पक्का सबूत नहीं था जो साबित करे कि सब कुछ पीयूष ने किया। फिर पुलिस ने पीयूष के खिलाफ सबूत ढूंढने शुरू किए। सबसे पहले उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई। पीयूष के फोन में 5,000 से ज्यादा नंबर थे, लेकिन एक नंबर से वह सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बात करता था। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया। पता चला कि वह मनीषा नाम की लड़की का था, जो कानपुर में रहती थी। मनीषा भी एक अमीर परिवार की बेटी थी। पीयूष भी बहुत धनी परिवार से था। परिवार के मुताबिक बिना सबूत पुलिस उन पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। पुलिस को अंदाजा हुआ कि पीयूष, ज्योति और मनीषा के बीच कोई रिश्ता है। पुलिस ने जांच जारी रखी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिर में पुलिस ने पीयूष को थाने बुलाया। पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। पुलिस ने पूछा, तुम दोनों होटल में खाना खाने गए थे, लेकिन तुमने ज्योति से एक बार भी बात नहीं की। इसका मतलब तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं थे। पीयूष बहुत चालाक था। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे शक पैदा हो। दूसरी तरफ पुलिस ने मनीषा को भी थाने बुलाया था। पुलिस ने मनीषा और पीयूष को सामने बिठाया और कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बताया। पुलिस ने कहा, हमें तुम दोनों के बारे में सब पता है। सच्चाई अपने मुंह से बताओ, वरना हम जानते हैं कि कैसे पूछना है। यह सुनकर पीयूष टूट गया और उसने सच बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीयूष से एक कहानी सुनी, जिसमें पता चला कि पीयूष मनीषा से प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले मनीषा को बहू नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी ज्योति से करवा दी। पीयूष ने ज्योति से शादी तो कर ली, लेकिन उसे कभी पत्नी नहीं माना। फिर पुलिस को ज्योति की डायरी मिली। उसमें उसने अपनी सारी भावनाएं लिखी थीं। शादी के बाद इस घर में आने से लेकर उसे बहू का दर्जा मिला, लेकिन पत्नी का सम्मान कभी नहीं मिला। लोग पीयूष को उसका पति मानते थे, लेकिन पीयूष उसे प्यार नहीं करता था। वह किसी और से मोहब्बत करता था।
इसलिए ज्योति अंदर से टूट चुकी थी। इस वजह से ज्योति और पीयूष में अक्सर झगड़े होते थे। पीयूष उसे मानसिक रूप से परेशान भी करता था। अब पीयूष सोच रहा था कि वह ज्योति के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे मनीषा से शादी करनी थी, लेकिन उसे पता था कि घर वाले मनीषा के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें पीयूष और मनीषा के रिश्ते की खबर थी। इसलिए पीयूष के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मनीषा की मदद से ज्योति को मारने की साजिश रची। उसे पता था कि ज्योति के जिंदा रहते वह मनीषा से शादी नहीं कर सकता। उसने योजना बनाई कि ज्योति के मरने के बाद वह घर वालों को मना लेगा और मनीषा से शादी कर लेगा। 27 जुलाई 2014 को पीयूष ने ज्योति से कहा कि वे बाहर जा रहे हैं। ज्योति खुश हो गई। ये पहली बार था जब पीयूष ने उसे बाहर जाने को कहा था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पीयूष ने पहले ज्योति को खाना खिलाया, फिर वे लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। ड्राइव के दौरान पीयूष ने अपने ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट किलर को बता दिया था कि वह किस रास्ते से जाएगा। जैसा प्लान था वैसा ही हुआ। रास्ते में कुछ लोग उनकी कार के पास आए। पहले ज्योति का गला घोंटा गया, फिर उस पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच पीयूष कार में था और सब देख रहा था। फिर उसने सारे सबूत मिटा दिए, कार से बाहर निकला और बाकी लोग कार लेकर चले गए। पीयूष मदद के लिए चिल्लाने लगा और किसी से लिफ्ट मांगने लगा ताकि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सके। कानपुर में डकैती और लूटपाट आम थी। पीयूष को लगा कि यह मामला किसी की नजर में नहीं आएगा, लेकिन वह गलत था। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उससे एक छोटी गलती हो गई। उसने अपनी टी शर्ट बदल ली। यह छोटी गलती उसे भारी पड़ गई। अगर वह टी शर्ट न बदलता तो शायद पुलिस का शक उस पर न जाता। टी शर्ट बदलने से पीयूष पर संदेह हुआ और यह संदेह बाद में सच निकला। पुलिस ने मामले में शामिल सभी दोषियों को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। हालांकि पीयूष अभी भी मुकदमे का सामना कर रहा है। अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। पुलिस ने मनीषा को जमानत पर रिहा कर दिया। इस घटना को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन निचली अदालत ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया। कुछ समय पहले कानपुर में लोगों ने जस्ट फॉर ज्योति आंदोलन शुरू किया था। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। 20 जनवरी 2020 को सोनीपत, हरियाणा के गनौर थाने में एक 20 साल की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल ही में कनाडा की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में परीक्षा पास कर दाखिला पाने वाली इस लड़की ने जिले में सुर्खियां बटोरी थीं। वह कनाडा में पढ़ रही थी और हाल ही में हरियाणा लौटी थी। मामला दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। महीनों तक जांच चली, लेकिन पुलिस खाली हाथ रही। फिर कुछ महीनों बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। ये लड़की प्यार में थी, लेकिन उसे धोखा मिला। इस धोखे की कीमत इतनी बड़ी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस घटना को सामने लाने की वजह बहुत अजीब थी। तो क्या है इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ और इसके पीछे क्या कारण था? आइए इस वीडियो में सारी जानकारी जानें। खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए इस मामले को समझना जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी 22 साल की मोनिका से शुरू होती है। वह रोहतक, हरियाणा के बड़े गांव बलई की रहने वाली थी। वह बचपन से पढ़ाई में तेज थी, इसलिए उसके परिवार ने उसे उच्च शिक्षा देने का फैसला किया। अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर मोनिका ने पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद उसने कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया। उसके परिवार ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन कनाडा जाने से पहले उसे एक परीक्षा पास करनी थी। परीक्षा की तैयारी के लिए वह घर छोड़कर सोनीपत, हरियाणा के गनौर में अपनी मौसी के पास रहने गई। मौसी के पास रहने का मकसद पढ़ाई पर ध्यान देना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पड़ोसी युवक से हुई। कुछ दिनों में दोनों की नजरें मिलीं और उनके बीच प्यार पनपने लगा। मोनिका जिस युवक को पसंद करने लगी,
उसका नाम सुनील उर्फ चिल्ला था। मोनिका को सुनील से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहने लगे। इसी बीच मोनिका की परीक्षा आ गई। उसने IELTS परीक्षा पास कर ली और कनाडा जाने के योग्य हो गई। मोनिका की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल था। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद 5 जनवरी 2022 को मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए कनाडा गई। मोनिका के जाने के कुछ दिन बाद सुनील ने उसे शादी के लिए भारत बुलाया। सुनील की जिद के कारण मोनिका 17 दिन बाद 20 जनवरी 2022 को परिवार को बताए बिना भारत लौट आई। वहां पहुंचकर वह सुनील से फिर मिली और दोनों चुपके से साथ रहने लगे। 29 जनवरी 2022 को मोनिका ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील से चुपचाप शादी कर ली। अगले दिन 30 जनवरी 2022 को मोनिका बिना किसी को बताए पढ़ाई के लिए कनाडा लौट गई। अब मोनिका अगले कुछ महीनों तक कनाडा में रहेगी, लेकिन उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया। जब भी परिवार का कोई सदस्य उसे फोन करता, मोनिका कॉल काट देती या अनदेखा कर देती। यह सिलसिला अप्रैल के अंत तक चलता रहा। अप्रैल के आखिर तक हालात ऐसे हो गए कि मोनिका ने सभी रिश्तेदारों के फोन उठाना बंद कर दिया। उसने करीबी परिवार के सदस्यों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए। कुल मिलाकर मोनिका के चाहने के बावजूद उसका परिवार उससे संपर्क नहीं कर पाया। अगले कई दिनों तक परिवार ने उससे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मोनिका की मौसी गनौर थाने पहुंची और मोनिका के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में मौसी ने सुनील पर अपहरण का इल्जाम लगाया। इस शिकायत के आधार पर गनौर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जांच की गति बहुत धीमी थी। मोनिका के परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील की और फिर गृह मंत्री से मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने को कहा। परिवार की मांग पर जांच रोहतक आईजी को दी गई। रोहतक आईजी ने भिवानी सीआईए टीम को जांच सौंपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील को ढूंढने पर ध्यान दिया। काफी कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें सूचना मिली कि सुनील उत्तर प्रदेश में है। इस जानकारी पर पुलिस ने 2 अप्रैल 2023 को छापा मारा और सुनील को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सुनील को कोर्ट में पेश किया गया। उसे 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। फिर पूछताछ शुरू हुई। शुरू में सुनील ने सारे इल्जामों से इनकार किया। उसने खुद को बेगुनाह बताया और मोनिका के परिवार पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। सुनील की कोशिशों के बावजूद पुलिस उसकी बातों में नहीं आई। उसने सख्त पूछताछ शुरू की। पुलिस की सख्ती के आगे सुनील टूट गया और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सुनील ने बताया कि मोनिका से उसकी मुलाकात तब हुई जब वह अपनी मौसी के घर पढ़ने आई थी। उस वक्त सुनील मौसी के घर दूध देने जाता था। मोनिका की मौसी ने दोनों का परिचय करवाया। वे धीरे धीरे भाई बहन की तरह बन गए। रक्षाबंधन पर मोनिका ने सुनील को राखी बांधी, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया और उन्होंने चुपके से शादी करने का फैसला किया। सुनील ने कबूल किया कि अप्रैल में शादी के 4 महीने बाद उसने मोनिका को जबरन कनाडा से लाया और वे साथ रहने लगे। मोनिका ने यह बात परिवार से छिपाई, जिसके चलते वह रिश्तेदारों से दूर हो गई। सुनील के मुताबिक दुनिया की नजरों से बचते हुए वे कई महीनों तक साथ रहे और ठिकाना बदलते रहे। शुरुआत में उनके बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में कड़वाहट आ गई और लगातार झगड़े होने लगे। इन झगड़ों के बावजूद वे साथ रहते रहे। 29 जून 2022 को सुनील अपनी कार में मोनिका के साथ था। वह फार्म हाउस की ओर जा रहा था। तभी दोनों में जोरदार बहस हो गई। सुनील ने अपनी पिस्तौल निकाली, कार को सुनसान जगह पर रोका और मोनिका के सिर में 2 गोलियां मार दीं। गोली मारने के बाद उसने शव को डिक्की में रखा, उसे अच्छे से ढक दिया और ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू की। उसने शव को अपने फार्म हाउस में छिपा दिया, कार को पार्क करके ढक दिया। वह शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि उसे फार्म हाउस में ही दफना देगा। अगली सुबह सुनील ने कुछ मजदूरों को बुलाया और 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। मजदूरों ने गड्ढे का कारण पूछा। सुनील ने बातों में उलझाकर बिना वजह बताए काम करवाया।
मजदूरों ने उसकी बात मान ली। मजदूरों के जाने के बाद सुनील ने शव को निकाला और गड्ढे में दफना दिया। सुनील ने अपराध को इतने सलीके से अंजाम दिया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। वह कई महीनों तक अपनी जिंदगी जीता रहा। सुनील के खुलासे से सब हैरान रह गए। भिवानी क्राइम ब्रांच ने उसके फार्म हाउस पर छापा मारा। मजदूरों की मदद से गड्ढा खोदा। 10 फीट की खुदाई के बाद मोनिका का कंकाल मिला। जांच में पता चला कि 37 साल का सुनील पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। यानी उसने 22 साल की मोनिका को धोखे से फंसाया। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सबूत जुटाए और गहन जांच की। कई महीनों की मेहनत के बाद सुनील की निशानदेही पर पिस्तौल मिली। पता चला कि इसी से मोनिका की हत्या हुई थी। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि गोली उसकी खोपड़ी में फंसी थी। लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर सुनील उसे प्यार करता था तो उसने उसकी जान क्यों ली। पुलिस ने सुनील से हत्या का मकसद पूछा। सुनील ने बताया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश था। वह नई शुरुआत के लिए कनाडा जाना चाहता था। कई कोशिशों के बाद भी कनाडा जाना मुश्किल लग रहा था। इसी दौरान उसकी मोनिका से दोस्ती हुई। जब उसे पता चला कि मोनिका कनाडा जा रही है, उसने जानबूझकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं। उसने योजना बनाई कि मोनिका के साथ कनाडा जाएगा। जब मोनिका कनाडा गई तो उसने उसे भारत बुलाया और शादी कर ली। उसने शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराया क्योंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीजा नहीं मिला था। बाद में उसके साथ कनाडा जाने की योजना नाकाम हो गई। शादी के बाद मोनिका ने कनाडा लौटने से इनकार कर दिया। सुनील को डर लगा कि उसका राज खुल जाएगा और कनाडा जाने का सपना टूट जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। सुनील उसे कनाडा लौटने के लिए दबाव डालता था। मोनिका भारत में उसके साथ रहना चाहती थी। इसी बात से उनके रिश्ते बिगड़ गए। एक दिन गुस्से में सुनील ने मोनिका को गोली मार दी और शव को जमीन में दफना दिया। सुनील ने अपना गुनाह छिपाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहा। 9 महीने बाद उसका अपराध उजागर हो गया। मोनिका की हत्या के अलावा उस पर सबूत नष्ट करने का इल्जाम है और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा। हैरानी की बात है कि सुनील पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। हरियाणा के कई थानों में उसके खिलाफ शिकायतें थीं, फिर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी सुनील जेल में सजा का इंतजार कर रहा है। मोनिका के परिवार ने 7 अन्य लोगों पर साजिश का इल्जाम लगाया। पुलिस जांच कर रही है, अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सबूत जुटा रही है। सुनील को सजा कोर्ट तय करेगा। अपने नजरिए से कमेंट में बताएं कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। धन्यवाद।